क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा मेंबर फंक्शन का। हमने .h हेडर फाइल में डिक्लेरेशन वगैरह लिख दिए थे और उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये हमारा नाम होगा। हमने इन लिंक लिस्ट लिया था और उसको .cpp कर देंगे और जब भी हम cpp लिखेंगे साथ में जो .h है उसको जरूर ऊपर इंक्लूड कराएंगे। अगर हमें कोई फंक्शन लिखना है तो फंक्शन किस तरीके से लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फंक्शन में मतलब क्लास का नाम लिखना है आपको और यहाँ पर रिटर्न टाइप डबल कोलन लगाएंगे, इसका हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पर हम फंक्शन का अपने नाम देंगे और इधर पे हम वैल्यू पास करेंगे। तो अगर मान लीजिए मैं ये नहीं करता, केवल ऐड लिख देता हूँ इस इम्प्लीमेंटेशन में .cpp में ये लाइन नहीं लिखता हूँ इतनी, तो क्या होगा, इट विल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक अ ग्लोबल फंक्शन। ये ग्लोबल फंक्शन हो जाएगा, ये क्लास का फंक्शन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि वही पुरानी चीज दोहराते हैं। आपको याद होगा कि हमने एक रिकर्सिव ट्रैवर्स फंक्शन लिखा था। ट्रैवर्स से क्या करता था, ये प्रिंट करती था पूरा लिस्ट, जो पूरी लिस्ट थी उसको ये प्रिंट करता था। अब आपको याद है कि जब हमने वहां प्रिंटिंग लिखी थी तो सबसे पहले ये प्रिंट रिवर्स में या ट्रैवर्स में सबसे पहले हमने ये लिखा था, ये फंक्शन ये स्टेटमेंट सॉरी, उसके बाद हमने ये लाइन लिखी थी। तो उससे क्या होता था कि प्रिंट डायरेक्टली हो जाता था फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। लेकिन हम प्रिंट रिवर्स लिखना चाहते हैं इस बार। प्रिंट रिवर्स में मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको केवल क्या करना है कि प्रिंट रिवर्स, ये जो एक तरीके से इसको कॉल करने वाला जिसे हम रिकर्शन करते हैं वो लिख देंगे, बाद में सी आउट कराएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि एक रिकर्सिव फंक्शन तो स्टैक का यूज करता है, तो ये क्या करता रहेगा, हर बार ये वैल्यू यहां पर रखते रहेगा। इस तरीके से ये वैल्यू आती रहेगी और फिर जब लास्ट वैल्यू है उसके बाद ये प्रिंट कराना शुरू करेगा। तो सबसे पहले जो लास्ट रखा है वो प्रिंट हो जाएगा, तो लास्ट वाला कौन सा होगा, सबसे आखिरी वाला। इस तरीके से रिवर्स प्रिंट कर जाएगा। तो अब हेड पॉइंटर, ये क्या चीज था ध्यान होगा आपको। ये हेड पॉइंटर जो लिस्ट है उसके स्टार्टिंग को पॉइंट कर रहा था, लेकिन जो अगर हम इसका एक सिग्नेचर देखें तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब क्या करेंगे, ये चीज अगर हम इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं रिकर्सिव की तरह, किस तरीके से रिवर्स करेंगे, जो पब्लिक सिग्नेचर है इस फंक्शन का उसको इस तरीके से लिखेंगे, बट हमको इसको रिकर्सिव की तरह करना है। और सबसे बड़ी बात कि अब हम क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुके हैं। वहां तो हम केवल लिंक लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, हमने क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में बात भी नहीं की थी। अब हमको उस तरीके से देखना है कि जब हम क्लास के अंदर आ गए तो हमारे पास अलग अलग एक्सेस मॉडिफायर है, प्राइवेट है, पब्लिक है, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर प्राइवेट के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे अंडरस्कोर प्रिंट रिवर्स हेल्पर। प्रिंट रिवर्स हेल्पर मतलब ये इसकी हेल्प करेगा, इसको एक तरीके से एक आपने इसका कवर बना दिया। इसके अंदर लिखना क्या है, इसके अंदर ये आइटम स्टार पी, यानी कि याद है आपको ये पास किया था, तो ये जो पास करना है इसके लिए हम पी पास कर देते हैं और इम्प्लीमेंटेशन में इसके अंदर इस प्रिंट रिवर्स के अंदर हम यही लिख देते हैं। यानी कि हम जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो हेड पास कर देंगे। तो हेड क्या है, ये आइटम स्टार हेड ही हो गया। एक्चुअल में हम यही लिख रहे हैं, सेम चीज लिख रहे हैं, लेकिन चूंकि हम अब क्लास ऑब्जेक्ट्स में आ चुके हैं तो हम इस फंक्शन को एक्सपोज नहीं कराना चाहते बाहर, तो प्राइवेट लिखेंगे। अब इसको अगर एक्सेस करना होगा तो हम सीधा एक प्रिंट रिवर्स बाहर एक फंक्शन लिख देंगे और उसके अंदर ये प्रिंट रिवर्स हेल्पर कॉल कर लेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट डोंट वरी, आगे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की तरफ। ये फंक्शन देखिए मेन वाला, आपको जो लिस्ट हमने बनाई थी, एक लिस्ट बनाई माई लिस्ट करके, इसमें हमने वैल्यूज डाली, हमने माई लिस्ट में ऐड वैल्यू कर दी और उसको प्रिंट करा दिया। यहां तक तो ठीक था। वी कुड यूज आवर इम्प्लीमेंटेशन टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप दिस। हमने एक टाइप बनाया यहाँ पर माई लिस्ट और उसमें ऐड भी कर दिया, प्रिंट भी करा दिया। अब कंसर्न देखिए, यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर अपने आप उभर के आएगा, निकल के आएगा कि क्या जरूरत पड़ी, कहां से कंस्ट्रक्टर आ गए। तो एक सिंपल इंप्लीमेंटेशन में अब देखिए कि अगर हमको ये भी ध्यान देना है कि वेयर डज द हेड वेरिएबल गेट इनिशियलाइज्ड। एक आपके पास लिंक लिस्ट है, उसको ये हेड पॉइंट करता है। हेड मतलब लिंक लिस्ट का हेड कुछ होता नहीं है, हेड एड्रेस होता है पहले लिंक लिस्ट के एलिमेंट का। अब आपने लिंक लिस्ट बनाई नहीं, या तो आप शुरू कर रहे हैं ना बनाना,
इसका मतलब आपके पास एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि i इक्वल टू 1 तब जब आएगा तभी तो पहली लिस्ट का एलिमेंट बनेगा। इसका मतलब हेड के पास कुछ है ही नहीं, यानी हेड को नल मिला हुआ है, हेड इज नल। आपने हेड नल तो कहीं दिया ही नहीं, देखिए दिया यहाँ पर, देखिए कहीं दिया, या दिया ही नहीं। अब आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जब आप हेड की शुरुआत करेंगे तो हेड को नल वैल्यू मिलेगी। अब हमने वेरिएबल्स भी प्राइवेट कर दिए हैं तो उनको एक्सेस भी नहीं कर सकते। अगर हम हेड इक्वल टू नल लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको या तो इसको इम्प्लीकेट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। तो अब जब हम क्लास में आ गए, अब क्लास तो यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक और प्रोटेक्टेड ये सब मॉडिफायर्स आ जाएंगे, एक्सेस मॉडिफायर्स आ जाएंगे। बट हमको ये हेड इक्वल टू नल को वो करना है, इंश्योर करना है कि ये हो। तो अब देखिएगा, इस समस्या से निदान के लिए आपके पास ये है C++ का कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर का नाम बिल्कुल सेम होता है, ये खुद ही C++ प्रोवाइड करता है, ध्यान रखिएगा, ये आपको बनाना नहीं पड़ेगा। एक कंस्ट्रक्टर आपको अपने आप बना बनाया मिलेगा, उसके अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिएगा किस आगे बढ़ाता हूं मैं, दो तरीके का बताऊंगा आपको। तो कंस्ट्रक्टर की पहली चीज देख लीजिएगा कि ये स्पेशल नाम होगा, इसका स्पेशल नाम क्या है, वही क्लास का नाम ही होगा। तो क्लास का नाम ही होगा, और ये जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्लास का, ये अपने आप इन्वोक होगा, अपने आप चल जाएगा, अपने आप एक तरीके से रन हो जाएगा। तो अब हम चाहते हैं कि जब भी हमारा कोड ये इस तरीके से बने, हम चलाएं, तो हम ये इंश्योर कर लें। मान लीजिए भूल गया हेड इक्वल टू नल करना, तो आपको एरर आएगी, आप समझ नहीं पाएंगे हुआ क्या है, मैंने तो सब कुछ सही किया, कोड बिल्कुल सही लिखा। आप 4 जनों से पूछेंगे, वो कहेंगे बिल्कुल ठीक लिखा हुआ आपने, बट व्हाट अबाउट दिस इनिशियलाइजेशन। ये तो मैंने आपको बताया था शायद फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, मेमोरी लीक और हीप और स्टैक सब बताया था। तो उससे तो बचना है ना हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन कोड में हम हेड इक्वल टू नल डाल देंगे। देखिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा, क्लास का नाम, और इस तरीके से इसको लिखा जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट हो गया इसके आगे, स्कोप रेजोल्यूशन वेक्टर इस तरीके से आ जाएगा। अब कंस्ट्रक्टर में खास बात क्या है कि हम हेड इक्वल टू नल कर देंगे। अब भूल जाएंगे, ये लाइन लिखने के बाद हम भूल जाएंगे। अब अगर क्लास के आप एक ऑब्जेक्ट बनाए, 1000 ऑब्जेक्ट बनाए या अनगिनत ऑब्जेक्ट बनाए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हर बार हेड इक्वल टू नल से इनिशियलाइज होगा। इसमें खास बात देख रहे हैं आप, इस फंक्शन का कोई ना कोई तो रिटर्न टाइप होता है। अभी तक जो मैंने आपको फंक्शन बताए उसमें कोई ना कोई तो रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन रिटर्न करता है। लेकिन खास बात यह है कि कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है इसमें कंस्ट्रक्टर में। अब बात आती है कि एक कंस्ट्रक्टर तो C++ में दे दिया, अब मैं चाहता हूं कि मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर एक वेरिएबल पास करूं। अब ये कैसे होगा, अरे C++ में तो मुझे कंस्ट्रक्टर दे रखा है, मैं अपने आप कैसे कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। तो ये बात बिल्कुल इसको मैं इस तरीके से बताना चाहूंगा कि कंस्ट्रक्टर आप एक नहीं 1000 बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो देखिए एक कंस्ट्रक्टर ये खाली बना हुआ है जिसमें हेड इक्वल टू नल है, एक कंस्ट्रक्टर जिसमें आप वैल्यू पास करें, यानी कि हेड इक्वल टू नल तो है, लेकिन ऐड एन यानी कि जो ये वाली लाइन है, इसको आपने पहले ही बता दिया कि जब भी एक लिंक लिस्ट बने उसमें ये चीज हो जाए, स्टार्टिंग में ही एक लिस्ट बन जाए और ये हो जाए। देखिए कितना अच्छा आपका काम बन गया, कितना इजी काम बन गया, कितना ऑटोमेट हो गया आपका काम। तो कंस्ट्रक्टर कितने भी बना सकते हैं, आर्गुमेंट कितने भी डाल सकते हैं आप इसमें, आर्गुमेंट टाइप के हिसाब से कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। अब हमने जब 2 कंस्ट्रक्टर बना लिए, तो हम जब ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो पहला जो है ये देखिए, ये तो पहला वाला होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर, ये वाला कॉल हो जाएगा, कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हुआ। लेकिन इस वाले में जब आप आर्गुमेंट बना रहे हैं, आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और एक यहां पर एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तब क्या होगा, पहले केस में ये पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और एक एम्प्टी लिस्ट बना देगा, जो कि इसकी डेफिनेशन में है। दूसरा कंस्ट्रक्टर जब कॉल करेगा तो ये एक लिस्ट बनाएगा जिसमें एक आइटम होगा और उसकी वैल्यू होगी 3। तो कितना उपयोगी हो गया है। दिस इज यूजफुल फॉर कॉपिंग द डेटा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर और रीडिंग एन एंटायर ऑब्जेक्ट फ्रॉम फाइल और अ स्ट्रिंग। यानी कि अगर आपको एक डेटा यहां से वहां कॉपी करना है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, या पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपको एक फाइल या स्ट्रिंग से लेना है, तो कितना इजी हो जाएगा। हम आगे कॉपी कंस्ट्रक्टर की भी बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये आपके खासतौर पे C++ का। लेकिन क्योंकि हम इस C++ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन जो एम है वो डेटा स्ट्रक्चर है।
तो अब हम समझ गए कि हमने हेडर फाइल में इनको बनाया, क्योंकि जब भी हम डिक्लेरेशन करेंगे और कोई भी चीज को इंप्लीमेंट करेंगे तो अलग अलग चीज जगह करते हैं, एक हेडर फाइल में, दूसरा सीपीपी फाइल में। ये बात जब कंस्ट्रक्टर की आई तो दिमाग में ये भी बात आती है कि जब आप चीजों को खत्म करेंगे, बंद करेंगे, we may want to destroy data objects which we have created when deleting an object। अब हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो डेटा ऑब्जेक्ट्स भी बना लिए। अब हम जब ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म हो गया या ऑब्जेक्ट खत्म हो गए तो इन डेटा ऑब्जेक्ट को भी तो जाना चाहिए, यानी कि हम डिलीट माई लिस्ट करते थे। आपको याद होगा पहले हमने जब लिस्ट बनाई थी तो डिलीट माई लिस्ट करते थे। वो क्या करता था, वो फ्री अप स्पेस को कर देगा जो स्टोर कर रहा है पॉइंटर हेडर को, बट एक और चीज है इसमें कि वो मेमोरी लोकेशन को नहीं फ्री कर पा रहा था। अब इससे फायदा तो है ही कि दूसरा कोड उस जगह को यूज कर सकता है, उस चीज को यूज कर सकता है। क्यों? इफ यू डू वांट देम डिलीटेड, अगर हम चाहते हैं कि चीजें डिलीट हो जाए, मेमोरी वापस हो जाए, तब क्या करेंगे? क्रिएट करने के लिए तो हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर है, तो अगर हम चीजों को खत्म भी करना चाहें, जनरेट करने के बाद खत्म करना चाहें प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन है कॉल्ड डिस्ट्रक्टर। ये हमको C++ प्रोवाइड करता है। ये भी अपने आप कॉल होता है अपने आप, यानी कि जैसे ही आपका स्कोप ऑब्जेक्ट का खत्म होगा, जब भी ऑब्जेक्ट आपका डिलीट होगा, ये अपने आप कॉल हो जाएगा। इसका भी नाम वैसे ही है, देखिए इसका नाम वही है जो क्लास का नाम है, बल्कि ये नाम है, ये तो क्लास है, ये क्लास है। क्लास के स्कोप रेजोल्यूशन के बाद यहाँ पर नाम आता है, ये जो नाम है ये एकदम सेम है क्लास का। अब इसको कैसे पता करेंगे कि ये डिस्ट्रक्टर है? इसके आगे ये टाइल्ड साइन आता है, टिल्डे भी कई लोग बोलते हैं, टाइल्ड भी बोलते हैं, ये टिल्डे साइन होता है, ये लगता है। तो आप डिस्ट्रक्टर का आपका किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा, ध्यान दीजिएगा। ये अंदर आप एक जब हेड बनाएंगे, जब तक नल तक ना पहुंच जाए, आप हर क्यू क्योंकि हमने आपको याद होगा क्यू बनाया था अभी, स्टार क्यू, जिसमें 3 डाला था, क्यू के नेक्स्ट तक जाते रहेंगे, हर बार नया एलिमेंट लेंगे और उसको डिलीट कर देंगे, नया एलिमेंट लेंगे डिलीट कर देंगे, और क्यू को पी दे देंगे, फिर बार बार आप पी के नेक्स्ट में जाकर डिलीट करते रहेंगे। तो ये इटरेटिव तरीके से ये डिलीट हो जाएगा। अब बात आती है दिस पॉइंटर की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंटर है ये दिस क्या होता है, इसका मुद्दा समझिएगा। ये सब जो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह है खैर होते रहेंगे, मुद्दा समझिए इसका। जब आप एक मेंबर फंक्शन करते हैं, कोई भी इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपका कुछ स्कोपिंग की इश्यू आएगा, क्योंकि ग्लोबल स्कोप है, लोकल स्कोप है, ऐसे कई सारे स्कोप आते हैं। अब आपके पास फंक्शन में लोकल वेरिएबल है, सेम नाम, लोकल वेरिएबल में आपका फंक्शन के अंदर आपने दे दिया, उसके अंदर स्टेटमेंट, लूप और ग्लोबल, इस तरीके के अलग अलग आपके वेरिएबल आते हैं। अब सोचिए कि आपने एक सेटर फंक्शन लिखा और उसमें क्या किया, वैल्यू पास की, सेटर फंक्शन में सेट वैल्यू फंक्शन में वैल्यू पास की। इसके अंदर आपका एक वैल्यू मान लीजिए एक किसी और जगह से, किसी ग्लोबल स्कोप से है, लोकल स्कोप से, और ये आपका ग्लोबल स्कोप से है, मतलब ये उस कोड के बाहर लिखा हुआ है, उस ब्लॉक के बाहर लिखा हुआ है। तो आप टेम्पटेड होंगे, आप कोशिश करेंगे कि मैं वैल्यू को वैल्यू में डाल दूं। ये हो सकता है x = x करने की कोशिश करेंगे, क्या आपको वैलिड लगता है, और कौन सा x, कहां का x, किधर का x, ये स्कोपिंग की दिक्कत आ गई। अब प्रोग्राम आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि छोटा मोटा तो होगा नहीं, हजारों लाइन का होगा, तो x को x डालना, वैल्यू को वैल्यू डालना, ये ठीक नहीं है। ये ठीक क्या नहीं, आप खुद ही अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करेंगे जब आप ये करेंगे। तो अगर आप एक्सप्लिसिट असाइनमेंट करना चाहते हैं इस तरीके का, तब आपको एक कीवर्ड जिसे हम दिस कहते हैं, कीवर्ड दिस, उसको आप यूज करना पड़ेगा। तो अब देखिए कि ये दिस होता क्या है। आपकी एक क्लास है, मान लीजिए क्लास आपने बनाई x नहीं रखते, x का नाम तो खैर xc कर देते हैं, x क्लास। अब xc का आपने ऑब्जेक्ट बनाया object1, फिर आपने ऑब्जेक्ट बनाया object2, फिर ऑब्जेक्ट बनाया object3, ऐसे करके आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए 100 तक पहुंच गए। इन सब ऑब्जेक्ट को बनाने के साथ
इस क्लास के अंदर जो फंक्शन होगा, मान लीजिए ये क्लास के अंदर हमने एक सेट वैल्यू फंक्शन रखा हुआ है, इस क्लास के पास ये सेट वैल्यू फंक्शन होगा। ये तो क्लास तो केवल फ्रेमवर्क होता है, लेकिन जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर एक ऑब्जेक्ट के पास ये सेट वैल्यू फंक्शन आ जाएगा। अब O1 डॉट सेट वैल्यू करेंगे तो भी कॉल हो जाएगा, O2 डॉट करेंगे तब भी कॉल हो जाएगा। तो जब हम O3 के साथ कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी जगह पे ये सेट वैल्यू हो रहा है, तो जब O3 के बारे में बात कर रहे हैं तब जब ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये जो वैल्यू पास होगी, ये वैल्यू के अंदर वैल्यू पास करने की तो दिक्कत थी, ये दिस करते ही ये दिस वैल्यू क्या करेगा, ये बोलेगा कि अभी मैं O3 से कॉल हुआ हूं, मैं O1 O2 O3 के बाद से मतलब नहीं है, मुझे केवल O3 से मैं कॉल हुआ हूं। तो O3 पर दिस पॉइंट करने लगता है, और दिस वैल्यू यानी कि मैं जो वैल्यू असाइन होगी, ये वैल्यू जो असाइन होगी दिस वैल्यू को, तो ये दिस वैल्यू कौन सी होगी, थर्ड ऑब्जेक्ट। तो थर्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू को ये वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए ग्लोबल वैल्यू है 5, तो दिस वैल्यू के पास यानी कि O3 के वैल्यू के पास 5 आ जाएगा। ठीक, तो दिस क्या करता है, दिस एक पॉइंटर है जो पॉइंट करता है लेटेस्ट ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट पे भी काम हो रहा है। अब इसका एक और थोड़ा वेरिएशन देखिए, एक ए फंक्शन है जो बी को कॉल करता है। अब ए चाहता है कि बी भी कुछ काम करे, बी ए को इन्वोक कर सके या उसकी चीजें पता कर सकते, तो बी को ए की आइडेंटिटी पूरी पता होनी चाहिए। अब ये तो फिर पूरा C++ या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एब्स्ट्रैक्शन हाइडिंग इन सब का एक तरीके से अपभ्रंश हो गया कि हम नहीं चाहते कि ए की चीजें सबको दे, तो क्या करेंगे हम, दिस यूज करेंगे, और दिस करते ही बी के पास ए की आइडेंटिटी जानने का मौका मिल जाएगा। तो ये अभी फिलहाल के लिए दिस यही है, असली दिस का काम जो है वो ये है जो मैंने अभी आपको बताया। तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा इसका, दिस का, क्योंकि दिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।